हेलो। मेरा नाम है आयुष्मान और मेरे साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी हैं। हेलो। मेरा नाम है प्रदीप और मैं काफ़ी टाइम से आईटी इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ। और मैं भी इस क्लास में आयुष्मान जी के साथ अवेलेबल रहूँगा। और जहाँ भी लगेगा मैं आयुष्मान जी को सपोर्ट करूँगा। और अगर आप लोगों की तरफ से कोई क्वेरी आती है तो उसको रिजॉल्व करने में भी मैं आयुष्मान जी की हेल्प करूँगा। ठीक है आयुष्मान जी, आप शुरू कर सकते हैं। तो ऑलराइट गाइस, वेलकम। आज हम जावास्क्रिप्ट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स सीखने वाले हैं। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझ गए तो रिएक्ट सीखना काफी इजी हो जाता है। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिंटैक्स याद कर लेते हैं, कोड भी लिख लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि सिंटैक्स एग्जैक्टली ऐसा ही क्यों है। एग्जाम्पल, एरो फंक्शन में ब्रैकेट्स क्यों लगते हैं, करली ब्रेसेस कब लगते हैं, ऑब्जेक्ट में कोलन क्यों लगता है, डी स्ट्रक्चरिंग में करली ब्रेसेस क्यों लगते हैं, एरे डी स्ट्रक्चरिंग में स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों लगते हैं। और जब तक आप सिंटैक्स के पीछे की रीजनिंग नहीं समझते तब तक कोडिंग रट्टा लगती है, प्रोग्रामिंग नहीं। तो आज का क्लास इसी माइंडसेट के साथ होगा। हम सिर्फ सिंटैक्स नहीं समझेंगे, हम ये भी समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को डिजाइन करने वाले लोगों ने ये सिंटैक्स क्यों बनाया। और जब आप ये समझ जाओगे तो फ्यूचर में कोई भी नया सिंटैक्स देखोगे तो उसे खुद एनालाइज और समझ पाओगे। तो आज हम सीखेंगे फंक्शंस, एरो फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स और डीस्ट्रक्चरिंग के बारे में। तो लेट्स बिगिन। मैं बस अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपने कोड एडिटर के लिए। हम ब्राउजर पे कोड सैंडबॉक्स में रन करेंगे कोड। बस एक सेकेंड। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो है फंक्शंस। तो अगर आपके फंक्शन स्ट्रांग नहीं है तो रिएक्ट सीखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फंक्शन होता क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है, मतलब एक ऐसा कोड जो बार बार यूज किया जा सके। अब एग्जाम्पल, मुझे 100 जगह वेलकम मैसेज प्रिंट करना है। तो क्या मैं बार बार इधर कंसोल डॉट लॉग वेलकम ऐसे 100 बार लिखूंगा? नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए हम यहाँ फंक्शंस का यूज करते हैं। अब मैं फंक्शंस के साथ एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करूंगा, ऐसा एक फंक्शन क्रिएट करूंगा जिसमें बेसिकली मैं कंसोल डॉट लॉग वेलकम एक बार प्रिंट करवा दिया। अब मैं जब भी इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे बार बार कंसोल डॉट लॉग दिखेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार इधर। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं तो हमारे फंक्शन का नाम ग्रीट है। मैं आप भी बताऊंगा सिंटैक्स को कि ऐसा सिंटैक्स क्या है, और हम सिंटैक्स को भी अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी आप बस रिजल्ट देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल किया और मुझे यहाँ वेलकम दिखा रहा है। मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। हाँ, तो अब मुझे यहाँ वेलकम दिखा रहा है। तो अगर मैं इसी फंक्शन को बार बार कॉल करूँ, 3-4 बार कॉल करके दिखाऊं, तो मुझे बार बार ग्रीट मिलेगा, बार बार वेलकम मैसेज प्रिंट होके मिलेगा। जैसा आप यहाँ देख सकते हो, मुझे यहाँ 5 बार प्रिंट होके दिखा रहा है। फिर से एक बार दिखाता हूँ। तो यहाँ मुझे वेलकम दिखा रहा है। ऑलराइट। अब हम समझे इसके सिंटैक्स को समझें। तो पहले मैं ये हटा देता हूँ। तो पहले ये समझिए कि यहाँ पर ये कोड रीयूजेबल हो गया। तो इससे फंक्शंस का यही यूज होता है कि वो कोड को रीयूजेबल बना देता है। अब इसके सिंटैक्स को अगर समझे हम, तो सबसे पहले यहाँ फंक्शन, ये जावास्क्रिप्ट कीवर्ड है जो बताता है कि हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद ग्रीट, ये हमारे फंक्शन का नाम है। और जो पैरेंथेसिस है, इसके अंदर हम अपने पैरामीटर्स लिखते हैं। उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर हमारी फंक्शन बॉडी आती है। फंक्शन का नाम हम इसलिए देते हैं ताकि जावास्क्रिप्ट को पता चले कि किस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है। जैसे ह्यूमंस के नाम होते हैं, वैसे ही फंक्शंस के भी नाम होते हैं। अब बात करें ये पैरेंथेसिस की, तो इनका काम होता है पैरामीटर्स रिसीव करना। अगर हमारे पास कोई पैरामीटर होगा तो हम उसको यहाँ लिखेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक पैरामीटर एंटर कर देता हूँ नेम नाम से, और हम उसी पैरामीटर को प्रिंट भी करवा देंगे। तो मैं ये वेलकम हटा के यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। अब
मैं नेम एक पैरामीटर क्रिएट किया है। अगर मुझे अब इसको फंक्शन को कॉल करना होगा, जब भी मैं फंक्शन कॉल करूंगा, तो अब मुझे पैरामीटर में एंटर करना पड़ेगा कि क्या वैल्यू के साथ मुझे प्रिंट करवाना है। तो अगर मैं यहाँ पे नेम में अपना नाम एंटर कर दूं आयुष्मान, तो जैसा आप यहाँ देख सकते हो मुझे आयुष्मान प्रिंट दिखा रहा है। मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो यहाँ मुझे आयुष्मान दिखा रहा है। तो यहाँ हमने आयुष्मान को नेम में स्टोर कर दिया, नेम जो पैरामीटर है, और जब प्रिंट करवाया तो हमें वही मिला। अब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आयुष्मान की जगह आयुष कर सकता हूँ, तो मुझे आयुष देखने मिलेगा। और ऐसे ही मैं और भी डिफरेंट वैल्यूज, जो भी पैरामीटर, जो भी वैल्यू मैं एंटर करूंगा, मुझे वो मिल जाएगी। तो पैरामीटर मतलब फ्यूचर में जो वैल्यू आएगी उसके लिए प्लेस होल्डर। जैसे स्कूल फॉर्म में लिखा होता है नेम और आगे ब्लैंक स्पेस होती है कि अभी ब्लैंक है, बाद में फिल होगा, वैसे ही पैरामीटर भी ब्लैंक प्लेस होल्डर होते हैं जो फंक्शन कॉल करते वक्त जिसमें वैल्यूज आती है। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया कि हमने आयुष्मान एंटर किया तो हमें आयुष्मान वैल्यू मिली, फिर हमने आयुष एंटर किया तो हमें आयुष वैल्यू मिली। तो यहाँ पे नेम इज इक्वल टू आयुष हो गया, और जब मैं चेंज करूंगा तो जो भी इधर वैल्यू एंटर करूंगा नेम की, वो वैल्यू हो जाएगी। ऑल राइट, तो ये हमने समझा फंक्शंस के बारे में। अब हम समझते हैं एरो फंक्शंस के बारे में। तो पहले मैं ये हटा देता हूं। तो अब आते हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स पे, एरो फंक्शंस। रिएक्ट डेवलपर्स इन्हें बहुत यूज करते हैं। अब मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दिखाता हूँ एरो फंक्शन का। एक सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने एक एरो फंक्शन क्रिएट किया। अब आइए इसको सिंटैक्स, इस सिंटैक्स को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर समझते हैं। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट ग्रीट है, ये हमारा एक वेरिएबल है, और उस वेरिएबल के अंदर हमने एक एनोनिमस फंक्शन स्टोर किया है। उस वेरिएबल के अंदर हमने एक एनोनिमस फंक्शन स्टोर किया है। एनोनिमस फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसका खुद का कोई नाम नहीं होता। जैसे हमने पहले देखा था, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था जिसका नाम था ग्रीट, ठीक है, बट इधर कोई फंक्शन का नाम ही नहीं है। यहाँ पर खाली पैरेंथेसिस है जिसमें हम अपने पैरामीटर्स एंटर कर सकते हैं, और उसके बाद फंक्शन बॉडी है, बट यहाँ कोई नाम नहीं है। और ये जो नाम ग्रीट, कांस्टेंट ग्रीट है, ये फंक्शन का नाम नहीं है, ये बस वेरिएबल का नाम है। तो ये होता है एनोनिमस फंक्शन। तो हमने इस एनोनिमस फंक्शन को ग्रीट जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर किया है। तो एक बार फिर से समझे, तो ग्रीट सिर्फ वेरिएबल का नाम है, फंक्शन खुद एनोनिमस है और वेरिएबल के अंदर स्टोर किया गया है। प्रोग्रामिंग में फंक्शन भी एक वैल्यू होती है, इसलिए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो सकती है। अब ये पैरामीटर सेक्शन है। अगर कोई पैरामीटर नहीं है तो हम एम्प्टी पैरेंथेसिस लगाते हैं। और अगर कोई पैरामीटर है, समझो एक पैरामीटर है, तो हम जैसा दिखाया था वैसे नेम एंटर कर सकते हैं। और अगर मल्टीपल पैरामीटर्स हैं तो हम उनको सिंपली कॉमा से सेपरेट करके लिख सकते हैं, जैसे यहाँ मैं नेम और एज लिख रहा हूँ वैसे ही। ऑलराइट, अब इसको हटा देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एरो। ये जो पार्ट है इसको एरो बोलते हैं। ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट को बताता है कि एरो के लेफ्ट साइड पे इनपुट्स हैं और एरो के राइट साइड पे फंक्शन का काम है। तो जो पैरेंथेसिस है, पैरामीटर्स, वो हमारे इनपुट्स हैं, और राइट साइड पे हमारी फंक्शन की बॉडी है। तो अगर इसको विजुअली रिप्रेजेंट समझें, तो लेफ्ट फंक्शन के लेफ्ट साइड पे इनपुट्स और राइट साइड पे आउटपुट। अब हमारी फंक्शन बॉडी करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं हम, और यहीं पर एक्चुअल लॉजिक लिखा जाता है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एरो फंक्शंस का बेसिक एग्जांपल यहाँ पे। अब यहाँ देख सकते हो मैंने और एक एरो फंक्शन लिया जिसमें हमने दो पैरामीटर एंटर किए हैं, ए और बी, और फिर हमने रिटर्न करवाया ए प्लस बी। तो ए और बी हमारे इनपुट्स हैं। एरो बताता है फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर लॉजिक है जो है ए प्लस बी। लेकिन एरो फंक्शंस में एक शॉर्टकट भी होता है। अगर एरो फंक्शन सिर्फ एक लाइन का एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहा है तो हम करली ब्रेसेस और रिटर्न दोनों हटा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ रिजल्ट दिखा देता हूँ कि अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊंगा तो कैसा दिखता है। एक सेकेंड। अगर मैं यहाँ इसको कंसोल डॉट लॉग करके ये फंक्शन को कॉल करूँ, ऐड हमारा फंक्शन का नाम है, और पैरामीटर्स में कोई दो वैल्यू रख देते हैं जिनका एडिशन हमें करवाना है। सिंपली हम रख देते हैं 2,4। ऑलराइट, तो हमने यहाँ 2,4 रखा। तो एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो उसने सिंपल फंक्शन परफॉर्म किया, 2 + 4 जो हमारा 6 है। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन क्रिएट किया था जिसमें
हम यही करवा रहे थे कि ए और बी को ऐड करवा रहे थे। तो ये हमने देखा कि हमने करली ब्रैकेट्स बनाए, उसके अंदर रिटर्न लिखा, और फिर हमने जो भी फंक्शन रिटर्न करवा रहे थे वो लिखा बॉडी के अंदर। लेकिन इसमें हम एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, पूरा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर फंक्शन सिर्फ एक लाइन का एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहा है जैसे यहाँ, तो हम करली ब्रैकेट्स और रिटर्न दोनों को हटा सकते हैं। तो अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये कुछ ऐसे से ऐसा हो जाएगा। तो ये इंटरनली सेम काम करता है। अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो मुझे अभी भी आउटपुट में 6 ही मिल रहा है। पुराने सिंटैक्स से भी मुझे 6 मिल रहा था और अभी भी मुझे 6 मिल रहा है। तो ये डिफरेंस होता है। आपने बहुत जगहों पे देखा होगा कि ऐसे भी यूज करते हैं, यूजुअली रिएक्ट में ही बहुत जगहों पे ऐसे यूज करता है एरो फंक्शंस को। तो दोनों सिंटैक्स सही हैं, दोनों का बस यूज केस थोड़ा डिफरेंट है। ऑलराइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर करली ब्रैकेट्स यूज करोगे तो रिटर्न मैन्युअली लिखना पड़ेगा। और अगर करली ब्रेसेस नहीं लगे हैं और सिर्फ एक सिंपल एक्सप्रेशन है तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देता है। ऑलराइट। इसी वजह से रिएक्ट में आप बहुत सारे शॉर्ट एरो फंक्शंस देखोगे। जब आप सिंटैक्स के पीछे की रीजनिंग समझ लेते हो, एरो फंक्शंस कभी कंफ्यूजिंग नहीं लगते। तो हमने देखा एरो फंक्शंस के बारे में, और एरो फंक्शंस के दो टाइप भी देखे कि कैसे उनको लिख सकते हैं। ऑलराइट। अब अपने अगले टॉपिक से आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज हम बताना चाहते हैं। हम वेब डेवलपमेंट के कोर्स भी चलाते हैं। तो अगर आप या आपका कोई जान पहचान में कोई इंटरेस्टेड है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो हम डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दे देंगे। तो अगर आप या आपके जान पहचान में कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो उस गूगल फॉर्म को फिल कर सकता है वेब डेवलपमेंट डिटेल्स के लिए। ऑलराइट। तो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जिससे पहले मैं पुराना कोड हटा देता हूँ। ऑलराइट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट्स। प्रोफेशनल जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स का ज्यादा टाइम ऑब्जेक्ट्स के साथ ही जाता है। तो ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स बेसिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। अब मैं आपको सिंपल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल दिखाता हूं एक। यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ऐसा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये थोड़ा डिफरेंट है, हमने जब एरेज देखा था उससे थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। तो आइए अब सिंटैक्स को समझते हैं। तो जैसा अगर इसका एग्जांपल हम ये की वैल्यू पेयर का एग्जांपल लें, तो इसका जो लेफ्ट साइड है, कोलन के लेफ्ट साइड जो है नेम, वो हमारी प्रॉपर्टी नेम होती है कि जो भी हम प्रॉपर्टी है उसका क्या नाम है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी नेम नेम है, यहाँ प्रॉपर्टी नेम एज है, और यहाँ सिटी है। उसके बाद कोलन के राइट साइड पे जो है वो हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू होती है। तो नेम की वैल्यू हमारी आयुष्मान है, एज में 20 है, और सिटी में पुणे स्टोर है। ऑलराइट। तो इन दोनों को हम कोलन से सेपरेट करते हैं। तो प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू को हम कोलन से सेपरेट करते हैं। और ऑब्जेक्ट्स बेसिकली की वैल्यू पेयर्स में की वैल्यू पेयर्स का कलेक्शन होता है। तो ये नेम हमारी की हो गई, और आयुष्मान हमारी उस की वैल्यू हो गई। सिमिलरली एज हमारी नेक्स्ट की हो गई, दूसरी की हो गई, और 20 उस की वैल्यू हो गई। ऑलराइट। अब हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अच्छा, एक और चीज, ऑब्जेक्ट्स को हम करली ब्रैकेट्स का यूज करके क्रिएट करते हैं। जब हम एरेस क्रिएट करते हैं तब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज कर रहे थे। अब हम यहाँ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं इसलिए हम करली ब्रैकेट्स का यूज कर रहे हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लेकिन अगर अब हमें अगर इसकी वैल्यू एक्सेस करनी हो तो वो कैसे करें? तो ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो अगर समझो मुझे आयुष्मान जो वैल्यू है, जो नेम की है, उसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग, जैसे हम करते थे पहले, कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर मेरा जो वेरिएबल है जिसका नाम है यूजर, उसकी हमें कौन सी की वैल्यू चाहिए? हमारी की है नेम। तो मैं सिंपली डॉट ऑपरेटर का यूज करके नेम मेंशन कर दूंगा, डॉट ऑपरेटर लगा फिर नेम। अब मैंने यूजर डॉट नेम लिया, तो मुझे नेम जो की है, जो यूजर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो नेम वाली की है उसकी वैल्यू मिल गई। अगर मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखाऊं अच्छे से, तो यहाँ पर मुझे आयुष्मान दिखा रहा है। सिंपली मैं ऐसे ही और भी कर सकता हूं। अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूं नीचे, और मैं यहाँ नेम की जगह एज एंड सिटी कर दूं, तो मुझे वो भी देखने मिल जाएंगी। यहाँ नेम की जगह सिटी कर देते हैं। तो और मैं कंसोल को एक बार वापस रिफ्रेश कर देता हूँ। हम्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे नेम जो की थी उसकी वैल्यू मिल गई आयुष्मान,
एज जो की थी उसकी वैल्यू मिली 20, और पुणे जो की थी, सॉरी सिटी जो की थी उसकी वैल्यू मिल गई पुणे। तो हमने ऐसे वैल्यूज को एक्सेस किया जो भी ऑब्जेक्ट्स के अंदर होते हैं। तो ये हमने समझा ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, और उसको हम उसकी वैल्यूज को हम कैसे एक्सेस करते हैं। लेकिन रियल एपीआई एपीआई सिंपल नहीं होती, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स उसकी जरूरत पड़ती है। अब नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स बेसिकली इनका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूं। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम कोड हटा दे पूरा और यहाँ पे नया ये लिखें, तो यहाँ पर मैंने और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम भी यूजर ही है। इस बार लेकिन मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर आप ध्यान से देख सकते हो और एक ऑब्जेक्ट है एड्रेस नाम का, उसके अंदर दो और की वैल्यूज हैं। तो ये हमने एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ऐसे ही सिंपली आप और भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। मैं सिटी के अंदर और एक क्रिएट कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट, और ऐसे चलता जा सकता है, जितने हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं उतने हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब बात करें कि इनको एक्सेस कैसे करें। नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स को हम जैसे एक्सेस करते हैं यूजर डॉट नेम करके, वैसे हम अगर मुझे सिटी वाली की वैल्यू चाहिए तो सिंपली मैं यूजर डॉट सिटी तो नहीं कर सकता, हमें एक पाथ फॉलो करना पड़ता है। तो उसके लिए हम जो यूज करेंगे वो होगा यूजर डॉट एड्रेस डॉट सिटी। कैसे? यूजर हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, फिर उसके अंदर जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है एड्रेस, उसको मेंशन करेंगे डॉट ऑपरेटर का यूज करके। उसके बाद वापस डॉट ऑपरेटर यूज करके फिर हम सिटी जो की है उसकी वैल्यू को लेने के लिए लिखेंगे। अब अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ कंसोल डॉट लॉग करके, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं लिख दूं यूजर डॉट एड्रेस डॉट सिटी। ऑलराइट। एक सेकेंड, यहाँ कोई एरर आ रहा है। ऑलराइट, यहाँ मैंने एड्रेस का थोड़ा गलत डाल दिया। तो अब जैसा आप देख सकते हो एड्रेस की स्पेलिंग में थोड़ी गलती हो गई थी। अगर उसको ठीक करने के बाद अब वापस मैं रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो जैसा आप देख सकते हो मुझे यहाँ पुणे दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि पुणे जो हमारी जो सिटी की है उसकी वैल्यू हमने पुणे स्टोर की थी, तो यहाँ पे मुझे पुणे दिखा रहा है। तो ये हमने समझा कि हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट। तो अभी हमने समझा ऑब्जेक्ट्स के बारे में, उसकी वैल्यूज को कैसे एक्सेस करते हैं। फिर समझा हमने नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में और उनकी वैल्यूज को हम कैसे एक्सेस करते हैं। अब उसके बाद अगर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े तो वो है डीस्ट्रक्चरिंग। तो इसको मैं एक बार हटा देता हूं। ऑलराइट। अब आते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, डीस्ट्रक्चरिंग। रिएक्ट डेवलपर्स डीस्ट्रक्चरिंग रोज यूज करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसको डीपली समझते हैं। डीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है किसी स्ट्रक्चर के अंदर से वैल्यू निकालना। इसलिए इसका नाम डीस्ट्रक्चरिंग है, कि स्ट्रक्चर को तोड़कर वैल्यू निकालना। अब डिस्ट्रक्चरिंग भी टाइप्स के उसमें भी तीन टाइप्स होते हैं। हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, एरेज डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, और स्ट्रिंग डिस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर हम समझे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में, तो मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ बेसिक सा, जिसमें यूजर नाम का ऑब्जेक्ट होगा और उसमें नेम और एज वाली हम दो कीज क्रिएट करेंगे। तो नेम में हमारा आयुष्मान है और एज हमारी 20 है ऑब्जेक्ट वैल्यूज में। ऑलराइट। तो अगर अब मुझे विदाउट डिस्ट्रक्चरिंग इनकी वैल्यूज चाहिए होगी, तो अगर मुझे स्टोर करना है तो मैं ऐसे करूंगा कि मैं एक कॉन्स्ट क्रिएट करूंगा नेम नाम से, फिर उसमें मैं स्टोर करूंगा यूजर डॉट नेम वाली वैल्यू। और फिर उसके बाद जब मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा, कंसोल डॉट लॉग करके अब जब मैं नेम यहाँ लिखूंगा तो मुझे यहाँ आयुष्मान वैल्यू दिखेगी। एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, तो मुझे यहाँ आयुष्मान वैल्यू ऐसे मिलेगी। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें भी गलत नहीं है, हमें ऑब्वियसली आउटपुट तो मिल ही गया। और ऐसे ही मैं फिर एज के लिए भी कर सकता हूँ कि कॉन्स्ट एक एज क्रिएट करूंगा वेरिएबल, फिर उसमें यूजर डॉट एज की जो की है उसकी वैल्यू स्टोर कर दूंगा, और फिर मैं उसको कंसोल डॉट लॉग से प्रिंट करवा दूंगा। ऑलराइट। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए हम डीस्ट्रक्चरिंग यूज करते हैं। अगर मुझे डीस्ट्रक्चरिंग का यूज करना हो और मुझे दोनों कीज जो है नेम और एज उनकी वैल्यू स्टोर करनी हो, तो मैं सिंपली यहां से ये हटाऊंगा, एक नया कॉन्स्ट क्रिएट करूंगा, और करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं वो दो वेरिएबल्स के नाम लिख दूंगा, नेम और एज। और फिर उसके बाद हम कहाँ से कौन से ऑब्जेक्ट से वैल्यूज ला रहे हैं, जो है हमारा यूजर, मैं वो लिख दूंगा।
अब हमने ये डिस्ट्रक्चरिंग के यूज से बनाया है। अगर अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊं आपको, और इसके अंदर मैं नेम कॉमा एज लिख दूं, तो मुझे यहाँ देखो दोनों वैल्यूज दिखा रहा है। एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, मुझे यहाँ दोनों वैल्यूज दिखा रहा है। मतलब हमने जो यूजर ऑब्जेक्ट था उसकी जो की वैल्यूज थी, नेम आयुष्मान और एज 20, तो हमने आयुष्मान को नेम में स्टोर कर दिया और 20 को एज में स्टोर कर दिया। ऐसे हमने दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए। अगर मैं अब यहाँ से एज हटा दूं तो मुझे सिर्फ नेम दिखेगा जो है आयुष्मान। ऑलराइट। अब एक क्वेश्चन कि ये जो हमने डिस्ट्रक्चरिंग की, इसमें यहाँ पर हमने करली ब्रैकेट्स क्यों यूज किए? करली ब्रैकेट्स हमने इसलिए यूज किए क्योंकि जो हमारा सोर्स है वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है। यूजर जो था वो हमारा ऑब्जेक्ट था, इसलिए ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स करली ब्रैकेट्स यूज करता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग भी करली ब्रैकेट्स यूज करती है, जिससे जावास्क्रिप्ट विजुअली इंडिकेट करता है कि मैं ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहा हूं। अब अगर हम बात करें और एक टॉपिक की डिस्ट्रक्चरिंग में, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में, तो वो है रीनेमिंग ड्यूरिंग डिस्ट्रक्चरिंग। अब कभी कभी ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो प्रॉपर्टी का नाम होता है, हम उसे किसी और नाम से वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में हम डिस्ट्रक्चरिंग के साथ रीनेमिंग यूज की जाती है। तो यहाँ अगर मैं देखूं, तो जो हमारी नेम की है, मुझे उसको किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना है। तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं ऐसे करूंगा कि मैं कोलन यूज करूंगा और फिर जो नया जो हमारा वेरिएबल होगा उसका नाम लिख दूंगा, जैसे यूजर नेम। ऑलराइट। और अगर अब मैं यहाँ पे इसको हटा के यूजर नेम प्रिंट करवा दूं, तो मुझे फिर से आयुष्मान दिख रहा है। एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, नेम आयुष्मान, ठीक है। तो यहाँ जो नेम है वो हमारे प्रॉपर्टी का ओरिजिनल नाम था, और जो यूजर नेम है वो हमारा नया वेरिएबल का नाम है। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू नेम प्रॉपर्टी से ही आएगी, लेकिन डीस्ट्रक्चरिंग के बाद हम उस वैल्यू को यूजर नेम वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग में यूजर नेम लिखूंगा तो मुझे आयुष्मान वाली वैल्यू दिखेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिर्फ नेम लिख दूं, जो हमारी ओरिजिनल नेम थी, तो देखो मुझे यहाँ आयुष्मान वैल्यू नहीं रिटर्न होगी। क्यों? क्योंकि हमने नेम में स्टोर नहीं किया है, हमने यूजर नेम में स्टोर किया है। ऑलराइट। तो ये हमने समझा इसके बारे में। तो ध्यान रहे कि डिस्ट्रक्चरिंग के बाद यूजर नेम वेरिएबल क्रिएट होता है, ना कि नेम वेरिएबल। इसीलिए वैल्यू एक्सेस करने के लिए हमें यूजर नेम का यूज करना होगा। ऑलराइट। तो मैंने आपको जैसे ही दिखाया कि कंसोल डॉट लॉग नेम से हमें वैल्यू नहीं मिली, और कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम से हमें जो आयुष्मान थी वो हमें दिख गई। तो ये हमने समझा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। ऐसे ही हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स में भी डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। तो इसको पहले मैं हटा देता हूँ। तो कभी कभी ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इसे नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो अगर हमें अंदर वाले ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो, तो बार बार डॉट नोटेशन लिखने की जगह हम नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, सिंपल सा। उसका नाम भी यूजर रखेंगे मेन ऑब्जेक्ट का, और उसके अंदर एड्रेस एक हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर सिटी हमारी एक की है और उसकी वैल्यू है पुणे। ठीक है। तो नॉर्मल वे में अगर मुझे एक्सेस करना हो, जैसे हमने पहले सीखा था, तो हम उसको कंसोल डॉट लॉग यूजर डॉट एड्रेस डॉट सिटी करेंगे, तब हमें पुणे वैल्यू मिलेगी। लेकिन डिस्ट्रक्चरिंग की हेल्प से हम डायरेक्टली नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको कि हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे। आ, एक सेकेंड। ऑलराइट। तो यहाँ पे हमने ये वेरिएबल क्रिएट किया यूजर का, और उसके बाद हमने ये ऐसे लिखा। अब सिटी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो गया है जिसमें पुणे स्टोर है। अगर अब मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करूं, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं अगर सिटी हमारे वेरिएबल का जो नाम है हमने क्रिएट किया था वो लिखूं, तो एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूं, तो हमें यहाँ पे पुणे दिख रहा है। तो हमारी जो वैल्यू ऑब्जेक्ट से वैल्यू पुणे आई है वो हमारे सिटी में स्टोर हो गई। तो यहाँ एड्रेस डॉट सिटी का मतलब है कि यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर जो एड्रेस ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से सिटी प्रॉपर्टी निकाल के एक वेरिएबल सिटी बना दो। तो ये हमने समझा नेस्टेड ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रक्चरिंग का। इसका फायदा ये है कि हमें बार बार यूजर डॉट एड्रेस डॉट सिटी नहीं लिखना पड़ेगा। अब मैं सिटी को प्रिंट कर सा रहूंगा जितनी बार मुझे करना है। सिटी छोटा वेरिएबल है, आराम से हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये यूजर डॉट एड्रेस डॉट सिटी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। कोड ज्यादा क्लीन, रीडेबल और कॉन्साइज हो जाता है, स्पेशली जब नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो। यहाँ तो अभी 2 से 3 ही प्रॉपर्टीज थी,
लेकिन अगर और ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तीन चार एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये थोड़ा ज्यादा बेटर वे रहेगा। अभी तो आपको लग रहा होगा कि एक ही तो एड्रेस लिखना है, कि यूजर डॉट एड्रेस डॉट सिटी तो लिखना है, लिख लेंगे, क्या जा रहा है। नहीं, और जब बहुत बड़ा कोड बेस होगा और बहुत ज्यादा डीप नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स होंगे, तब ये बहुत काम में आता है। तो ये हमने समझा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। अब अगर हम आगे बढ़े अपने नेक्स्ट टाइप के डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में, तो वो है एरे डिस्ट्रक्चरिंग। मैं ये हटा देता हूं। तो अगर हम बात करें एरे डिस्ट्रक्चरिंग की, तो उससे पहले मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम हम रख देंगे कलर्स। और उसमें हम तीन वैल्यू स्टोर कर लेंगे, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ऑलराइट। अगर अब मुझे इसकी डिस्ट्रक्शन करनी है, तो फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, कि हम यहाँ कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद इस बार हम यहाँ यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। जैसा मैं आपको पहले ही बताया था कि ऑब्जेक्ट्स की जब डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, तो हम करली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। अब यहाँ एरेज हम स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट करते हैं, इसलिए उनकी डिस्ट्रक्चरिंग भी स्क्वायर ब्रैकेट से ही होगी। तो अब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किया। अब मैं दो वेरिएबल के नाम ले लेता हूँ। एक काम करते हैं, फर्स्ट और कॉमा हम यहाँ लिख लेते हैं सेकंड। अब हमने दो वेरिएबल लिए और इसकी वैल्यूज हम लाएंगे कलर, जो वेरिएबल क्रिएट किया था हमने, जो एरे क्रिएट किया था उससे। तो यहाँ कलर्स ले लेंगे। ऑलराइट। अब अगर मैं आउटपुट दिखाऊं, और अगर मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग करूं, उसके अंदर अगर मैं फर्स्ट लिख दूं वेरिएबल, और एक और कंसोल डॉट लॉग क्रिएट करूं ऐसे ही, जिसके अंदर हम लिख देंगे सेकंड, जो हमारा सेकंड वेरिएबल है वो यहाँ पे, और फर्स्ट की जगह मैं यहाँ सेकंड कर दूं, तो आप यहाँ देख सकते हो कि मुझे रेड और ब्लू दिखा रहा है। एक बार फिर से रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो मुझे यहाँ रेड और ब्लू दिखा रहा है। मतलब हमारी एरे की जो फर्स्ट जो पोजीशन पे जो वैल्यू थी, वो हमारी फर्स्ट वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो गया। सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू है वो हमारे सेकंड वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई। तो अब जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है, एक बार फिर बता देता हूँ कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सोर्स है वो एरे है, और एरे का सिंटैक्स स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता है, इसलिए डिस्ट्रक्चरिंग भी स्क्वायर ब्रैकेट से यूज की जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता दूं, ऑब्जेक्ट्स में जब हम यूज करते हैं तो उसमें नेम मैटर करता है, जो की हमारी होती है वो मैटर करती है। जैसे हमने देखा था कि हम यूज कर रहे थे नेम की से हम वैल्यू निकाल रहे थे, तो उसमें नेम मैटर करता है ऑब्जेक्ट्स में, और एरेज में पोजीशन मैटर करती है। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख रहा हूं, तो जो हमारी फर्स्ट पोजीशन है उससे वैल्यू निकलेगी, फिर सेकंड पोजीशन है उससे वैल्यू मिलेगी, ऐसा और पोजीशन वाइज मैटर करता है। ऑलराइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस था। तो अगर मैं बताऊं आपको पहले, तो यहाँ पे जो हमने लिखा था पहले कि कांस्टेंट क्रिएट कर रहे थे, फिर हमने नेम वेरिएबल क्रिएट किया था यूजर से, तो उसमें जो प्रॉपर्टी नेम था वो मैच होना चाहिए था। लेकिन एरे में पोजीशन मैटर करती है, नाम कुछ भी हो सकता है, बट पोजीशन मैटर करती है। ऑलराइट। ये हमने समझा वो एरेज में डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं। अब हम इसमें वैल्यू स्किपिंग भी कर सकते हैं, कि एरेज में हम स्किपिंग वैल्यूज कैसे करते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड में रेड एंड ब्लू स्टोर किया था, लेकिन अगर मैं ये सेकंड हटा दूं, मुझे ब्लू नहीं चाहिए वैल्यू, मुझे कोई थर्ड वैल्यू जो हमारी ग्रीन है मुझे वो चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं सिंपली जो सेकंड वैल्यू है उसको स्किप कर दूंगा, ब्लैंक छोड़ के, और फिर कॉमा से वापस सेपरेट करके तीसरा वेरिएबल क्रिएट करूंगा, जो है हमारा, जिसका हम नाम रख देते हैं अभी के लिए थर्ड। ऑलराइट। अब अगर मैं यहाँ पे थर्ड को प्रिंट करवाऊं कंसोल डॉट लॉग करके, तो आप जैसा यहाँ देख सकते हो, मुझे यहाँ रेड एंड ग्रीन दिखा रहा है। एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, यहाँ मुझे रेड एंड ग्रीन दिखा रहा है। तो हमने जो ब्लू हमारी जो सेकंड वैल्यू है उसको स्किप कर दिया और थर्ड वैल्यू को प्रिंट करवाया। तो हमारी जो मिडिल वैल्यू है वो स्किप हो गई। हमने यहाँ पे कॉमा से सेपरेट कर दिया, सेकंड वैल्यू ब्लैंक छोड़ दी, कि हमें नहीं, इसकी इसमें कोई सेकंड वैल्यू को हमने किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया। और फिर थर्ड वैल्यू को हमने थर्ड नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और फिर हमने उसको प्रिंट करवा लिया। तो ऐसे हम वैल्यूज को स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमने समझा एरेज डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। अब जो हमारा लास्ट टाइप का डिस्ट्रक्चरिंग है उस पर चलते हैं, वो है स्ट्रिंग डिस्ट्रक्चरिंग। मैं पहले ये कोड हटा देता हूँ। हाँ, तो अब जो हमारा थर्ड टाइप है वो है स्ट्रिंग डिस्ट्रक्चरिंग। बहुत लोग नहीं जानते कि स्ट्रिंग की भी डिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल स्ट्रिंग क्रिएट करूं कांस्टेंट, जिसका नाम हम वेरिएबल का नाम नेम रख देते हैं, और उसमें स्ट्रिंग एंटर कर देते हैं रिएक्ट। समझो हमने रिएक्ट स्टोर किया है, तो अभी हमारा नेम वेरिएबल के अंदर हमने एक स्ट्रिंग स्टोर की है जिसका नाम है रिएक्ट, मतलब स्ट्रिंग जो की है वो रिएक्ट स्टोर की है। ऑलराइट। अगर अब मुझे इसकी डिस्ट्रक्चरिंग करनी हो,
तो सिंपली जैसे मैंने एरेस की डिस्ट्रक्चरिंग की थी, मैं वैसे इसकी भी डिस्ट्रक्चरिंग करूंगा। मैं यहाँ पे कांस्टेंट क्रिएट करूंगा, फिर वापस मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करूंगा, और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं दो वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, एग्जांपल फर्स्ट एंड सेकंड। और मैं इसको जो हमारा वेरिएबल है उनसे वैल्यू लेंगे, तो वेरिएबल का नाम है नेम। ऑलराइट। अब मैं आउटपुट की तरफ जाऊं और मैं कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊं आपको, तो जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है उसके अंदर अगर हम देखें, तो उसके अंदर सिर्फ आर, जो हमारे स्ट्रिंग थी उसका फर्स्ट लेटर स्टोर हो गया है। एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे आर दिखा रहा है। अगर मैं यहीं पर फर्स्ट के साथ सेकंड भी प्रिंट करवा दूं कॉमा से सेपरेट करके, तो यहाँ पे मुझे आर और ई दोनों दिखाएगा। तो उसने मुझे फर्स्ट और सेकंड जो स्ट्रिंग वैल्यूज थी वो यहाँ पे दिखा दी है, आर एंड ई। ऑलराइट। तो इसका रीजन रीजन ये है कि इंटरनली स्ट्रिंग कैरेक्टर्स की सीक्वेंस होती है, और सीक्वेंस को एरे लाइक मैनर में डिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। ऑलराइट। अब एक और इम्पोर्टेंट, अब हमारे डिस्ट्रक्चरिंग का टॉपिक यहाँ खत्म हो गया है। एक लास्ट में छोटा सा टॉपिक बता देता हूँ जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज। तो उसके लिए एक छोटा सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिसका एक ही की वैल्यू रखेंगे, की वैल्यू पेयर जो होगी नेम, और उसमें वैल्यू रखेंगे आयुष्मान, यहाँ पे ऐसे। राइट। तो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यूजर नाम से जिसमें हमारी एक की है नेम और उसकी वैल्यू आयुष। तो अगर अब मैं इसको लिखना चाहूँ, इसको एक बार डीस्ट्रक्चर करूं, तो यहाँ पे दिखाता हूँ। तो डिस्ट्रक्चरिंग नॉर्मल है, हम डिस्ट्रक्चरिंग पे नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं डिफॉल्ट वैल्यूज पे। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो मैंने डिस्ट्रक्चर किया, और जैसे पहले डिस्ट्रक्चरिंग होती थी नॉर्मली कि नेम लिखा और उसके बाद जो भी हमारी सेकंड थी वो लिखी और उसको यूजर से हमने वैल्यूज ली। लेकिन यहाँ पे हमने एज इज इक्वल टू 20 लिख दी है। तो इसका क्या मतलब है, बेसिकली हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है कि जो हम ऑब्जेक्ट है जिनमें से हम वैल्यू ला रहे हैं, अगर उसमें एज नाम का कोई की नहीं है तो एज की डिफॉल्ट वैल्यू 20 हो जाएगी। लेकिन अगर वहां एज कोई की है उस ऑब्जेक्ट में, तो जो भी उस की वैल्यू है हमें वो शो होगी। तो अगर मैं आपको यहाँ अभी कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊं, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं लिख दूं एज, तो जैसा आप यहाँ देख सकते हो मुझे अभी 20 दिखा रहा है। एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो मुझे यहाँ 20 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी डिफॉल्ट वैल्यू ही शो हो रही है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कोई एज नाम की ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको एज नाम की यहाँ क्रिएट कर दूं, तो क्या होगा? एज क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम वैल्यू रख देते हैं, समझो 22। राइट। तो अब जैसा आप देख सकते हो, एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, 22 दिख रही है मुझे। तो वो वहां से वैल्यू ला रहा है, जैसे से प्रोसेस होता है कि वैल्यू एज से जो की है उससे लेके एज में स्टोर कर दी। तो ये है डिफॉल्ट वैल्यूज। देखा हमने कि जो प्रिफर्ड वैल्यू होती है वो तो ऑब्जेक्ट वैल्यू ही होती है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट में वो की अवेलेबल नहीं है या ऑब्जेक्ट में वो की नहीं है वहां पे, जैसे एज पहले नहीं थी, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू हम यहाँ सेट करेंगे हमें वही दिखाएगी। अगर मैं वापस यहाँ से ऑब्जेक्ट हटा दूं एक बार, और मैं इस बार एज को यहीं पे 22 कर दूं या 23 कर दूं, तो मुझे डिफॉल्ट वैल्यू वापस यहाँ पे 23 दिखाएगी। ऑलराइट। तो ये हमने समझा डिफॉल्ट वैल्यूज के बारे में। तो आज हमने समझा फंक्शंस के बारे में, एरो फंक्शंस के बारे में। उसके बाद हम बढ़े ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, फिर हमने समझा डिस्ट्रक्चरिंग के टाइप्स क्या होते हैं और डिस्ट्रक्चरिंग हम कैसे करते हैं। हमने देखा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, फिर एरे डिस्ट्रक्चरिंग, और फिर लास्ट में स्ट्रिंग डिस्ट्रक्चरिंग, और एक छोटा सा टॉपिक भी देखा डिफॉल्ट वैल्यूज का। सो आज के लिए इतना काफी है। क्लास एंडिंग अगर हम बात करें, तो जैसे हमने जो टॉपिक्स आपको बताए थे अभी हमने वो सब डिस्कस किए हैं। नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में जाना, ऑब्जेक्ट्स के बारे में जाना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो ये रिएक्ट के फाउंडेशन का कोर पार्ट था, ये सब रिएक्ट में बहुत यूज होता है, स्पेशली फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स और डिस्ट्रक्चरिंग। तो इन तीन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप डीपली समझ जाओगे तो रिएक्ट की जर्नी काफी इजी लगेगी। सो दैट वाज इट टुडे। थैंक यू। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिमाइंड करवाना चाहूँगा। हम लोगों का जो क्लास का लिंक है, अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग या आप लोगों के जान पहचान में कोई, तो उस लिंक के थ्रू अपनी डिटेल्स देख सकता है। ठीक है। ओके, थैंक यू।